अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे, जहां शुएब मलिक की गाड़ी को एक हादसा पेश आया। कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक और उनके साथ वहाब रियाज, इनके दरमियान रेस लग रही थी। बिल्कुल, शुएब मलिक की गाड़ी ने तेज रफ्तारी के बायस कंट्रोल खो दिया। हादसे में शुएब मलिक महफूज रहे, लेकिन आखिर हुआ क्या, ये सारा माजरा क्या है, जानते समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग 6 की ड्राफ्टिंग जैसे ही कंप्लीट हुई, तमाम क्रिकेटर्स और फ्रेंचाइज ऑनर जो है वो वापस घरों को रवाना हो रहे थे कि शुएब मलिक जो कि स्पोर्ट्स कार पे भी आए थे और काफी चर्चा हो रहा था उनकी स्पोर्ट्स कार। जैसे ही नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दोपहर 3 बजे वो आए तो उनकी गाड़ी का जो है वो मोहम्मद आमिर ने भी मुआयना किया, उसके बाद बाबर आजम भी देखते रहे। अलबत्ता जैसे उनकी गाड़ी को नजर लग गई हो और वो जैसे ही रवाना हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग 6 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल होने के बाद, तो काफी तेज रफ्तारी से, क्योंकि सुपर जो कार्स होती हैं, जो मॉडिफाइड कार्स होती हैं, उनके साइलेंसर की आवाज बहुत ज्यादा होती है और वो अंदर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हम मौजूद थे। बहुत ज्यादा आवाज आई और बड़ी स्पीड से जो है वो दोनों प्लेयर्स निकले। वहाब रियाज जो है उन्होंने नई गाड़ी ली हुई थी, वहाब रियाज को ओवरटेक करते हुए स्पीड से जैसे ही 100 मीटर गुजरा तो 100 मीटर के फासले पर नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर में ये हादसा पेश है और तेज रफ्तारी के बाद बाइस जो है वो इनकी गाड़ी, शुएब मलिक की गाड़ी जो कि 2003 के मॉडल की गाड़ी है और मॉडिफाइड गाड़ी है, स्पोर्ट्स कार है, तो स्लिप हुई और स्लिप होते साथ ही 3 गाड़ियों को जो है वो लगते हुए मिलाकर एक रेस्टोरेंट के ट्रक वहां पर मौजूद था, वहां पर उस पर जाके लगी और फ्रंट पूरी तरह तबाह हो चुका है इस गाड़ी का। नुकसान कितना हुआ है? कुछ पता चल सका? कादिर ख्वाजा, ये बताएं, इतनी महंगी, इतनी जदीद कार, नुकसान कितना हुआ, कुछ मालूम हुआ इस बारे में? देखिए, शुएब मलिक जो है वो नुकसान उनके लिए मैटर नहीं करता, किसी गाड़ी के लिए, उनके लिए स्पोर्ट्स गाड़ी लेना मैटर नहीं करती, लेकिन उनकी जो जिंदगी है वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बताएं, दोनों खैरियत से हैं? बिल्कुल, वहाब रियाज को जो है, वहाब रियाज को बिल्कुल ठीक है। वहाब रियाज ही उनको अपने साथ गाड़ी में वापस बिठाकर लेकर आए और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शुएब मलिक, क्योंकि उस वक्त काफी परेशान थे और सकते में दिखाई देते थे जैसे, और काफी परेशानी उनके चेहरे पर आवेजा थी। लेकिन बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप हमें बता भी रहे, वो परेशान जरूर हुए उस वक्त जिस वक्त ये हादसा पेश आया। क्या सबसे पहले हो ये रहा था, बड़ा दिलचस्प जुमला था कि क्या वाकई शुएब मलिक की स्पोर्ट्स कार को नजर लगी है। हम आपको एक कन्वर्सेशन के बारे में बताते हैं। शुएब मलिक पीएसएल की ड्राफ्टिंग के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए थे और फिर उसके बाद में इसके ऊपर खासा डिस्कशन भी हुआ था, उनकी कार की तारीफ भी हुई थी। बिल्कुल, उनकी कार की तारीफ भी हुई थी और किरण, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो स्पोर्ट्स कार है उसको नजर लग गई है। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर ने शुएब मलिक की कार की भी तारीफ की थी और मोहम्मद आमिर ने शुएब मलिक से मजाक भी किया था कि कभी मीटर भी चेक किया है। मीटर भी मारा था गाड़ी का कि नहीं अभी तक? मीटर भी फुल मारा है कि नहीं? शुएब भाई, मीटर भी मारा था गाड़ी का कि नहीं अभी तक? मीटर भी फुल मारा है कि नहीं? शुएब भाई, मीटर भी मारा था गाड़ी का कि नहीं अभी तक? मीटर भी फुल मारा है कि नहीं? शुएब भाई, मीटर भी मारा था। और इसी हवाले से आपको बताएं कि हादसे की जगह पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। ये इसमें शुएब मलिक साहब बैठे हुए थे, तो जब ऑन द स्पॉट मौजूद थे तो मैंने फिर जो है ना उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने मुझे मना किया, रिक्वेस्ट किया कि यार मेरी वीडियो ना बनाएं, जो भी आपका नुकसान है वो मैं पूरा करता हूँ, ठीक है ना। स्टंट कर रहे थे ना, तो उधर से उन्होंने गाड़ी बचाई है सर, इस तरफ ना, लेकिन क्योंकि इस तरफ छोटी गाड़ियाँ थी तो उन्होंने इस तरफ मूव किया गाड़ी का। जब इस तरफ स्टंट कर रहे थे तो वहाँ पे एक कल्टस गाड़ी थी, तो उन्होंने उनको बचाया और डायरेक्ट ना कार मैंने ठोक दिए, ट्रक में इधर ठोक दिए। मोहतात रहना चाहिए, हादसात से सबको बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मामलात की बात करते हैं। अपोजिशन मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए फ़ौज पर प्रेशर डाल रही है। इन सब का इलाज होने वाला है। वज़ीर आज़म ने सियासी हरीफों को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। बिल्कुल कहा, इन्हें माफिया के सामने झुकाने के लिए सारा गेम किया जा रहा है। ये मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है, तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। बड़े डाकू जेलों में जा रहे हैं और नैब के चक्कर लगा रहे हैं। ये पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं गिराती तो फ़ौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। कभी मैंने पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान किसी को फ़ौज को अटैक करते जैसे नहीं देखा, और इनकी कोशिश क्या है कि फ़ौज के ऊपर इतना प्रेशर डालें, उसको इतना मजबूर करें कि वो गवर्नमेंट को गिरा दें। तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे, ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है आज पाकिस्तान का। सारी गेम ये चल रही है कि क्या
हम घुटने टेकते हैं इन सारे माफिया के सामने, या हम स्टैंड ले लेते हैं और या ये थ्रेटन करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, मुल्क को गिरा देंगे। ख्वाजा आसिफ का वो कह रहा था, नवाज शरीफ और ये एहसन इकबाल का बेसिकली इकामा ये ले रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। बेशरम है। आसिफ जरदारी को नवाज ने जेल में डाला था 2 दफा, हमने नहीं डाला था। इनकी करप्शन तो इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड है, उसके बावजूद अब दोनों इकट्ठे हो गए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए कि प्रेशर डाल रहे हैं। और फजल रहमान पहली दफ़ा हम जिस तरह कहते हैं ना कि असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, ये टोट पटोट आ जाए जरदारी और नवाज शरीफ तो सारे मुल्क की मोरालिटी कोलैप्स कर जाती है। पाकिस्तान के अंदर लोग रियलाइज नहीं करें, चेंज तो शुरू हो गया, जबकि सारे बड़े बड़े मुल्क के डाकू जेलों से अंदर बाहर जा रहे हैं। ये पहले तो कोई नहीं जा रहा था, आज इन सारों के चक्कर लग रहे हैं, नैब के बाहर कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है। एवनफील्ड जायदाद केस से मुतालिक दावा शरीफ फैमिली के गले पड़ गया। ब्रॉडशीट के सरबराह ने नवाज शरीफ की बरियत का दावा झूठ करार दे दिया। केविन मौसवी ने कहा कि उनके पास शरीफ खानदान के सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के असासों की मालूमात और सबूत है। ये भी कह दिया कि इमरान खान कहें तो लंदन में शरीफ फैमिली की मजीद जायदादों की तहकीकात भी हो सकती हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। बरतानिया की ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक का इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू सामने आ गया। नवाज शरीफ के बयान पर हैरत का इजहार करते हुए मियां साहब को झूठा भी करार दे दिया। केवे मास्वी के मुताबिक शरीफ फैमिली की तो बहुत सी मनी ट्रेल अभी सामने आना बाकी है। जायदादों का सुराग न लगाने से मुतालिक नैब का दावा मुस्तरद। ब्रॉडशीट के साथ तहकीकात का मुआहदा खत्म किए जाने के पीछे भी शरीफ खानदान का हाथ होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। बोले इस हवाले से खुद शरीफ फैमिली ने भी 2012 में राब्ता किया था। केवी मास्वी के मुताबिक 2007 में मुशर्रफ से भी पूछा तहकीकात क्यों रुकवाई, तो उन्होंने ये बेबसी का इजहार करते हुए कहा इलेक्शन में वही बदमाश लोग मुंतखब होकर दोबारा आ गए हैं। सरबराह ब्रॉडशीट के मुताबिक अगर इमरान खान कहें तो लंदन में शरीफ खानदान की जायदादों से मुतालिक मजीद तहकीकात हो सकती हैं। पाकिस्तान ब्रॉडशीट से राबिता करेगा, सेनेटर फैसल जावेद ने ऐलान कर दिया। कहा आलमी सतह पर शरीफ खानदान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ। हुकूमत पूरी तरह इस मामले के पीछे जाएगी। शरीफ खानदान के खिलाफ ब्रॉडशीट के इंकशाफात, हुकूमती रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। फवाद चौधरी कहते हैं आवाम जानते हैं कि पाकिस्तानियों का पैसा बाहर ले जाकर जायदादें बनाई गईं। नवाज शरीफ साहब के जो एसेट्स हैं उसके ऊपर तो मालूमात अब काफी हद तक आवाम के सामने है। इनका जो फॉर्मल ताल्लुक है ब्रॉडशीट का, ये कहना कि वो कहेंगे तो देंगे, वो तो जाहिर है अब एक लीगल इशू है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। फैसल जावेद कहते हैं शरीफ खानदान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ। हुकूमत मामले की पूरी तरह तहकीकात करेगी। ये बैनुल-अक़वामी एक और इंकशाफ हुआ है, उसने जो जबरदस्त उसने इंकशाफात किए, सबूत उन्होंने कहा है कि उनके पास है, तो गवर्नमेंट तो पूरी तरह से इनके पीछे जाएगी। पैनामा पर भी आवाज इमरान खान साहब ने उठाई थी, उस वक्त वो अपोजिशन में थे। फैसल जावेद ने कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने अकामा पर नहीं बल्कि मनी ट्रेल ना देने पर नाअहल किया था। मरियम औरंगजेब ने चीफ ब्रॉडशीट के दावे को घिसी पिटी बातें करार दे दिया। कहा कानून भी इन बातों को रद्द कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ सबूतों के संदूक आए थे, लेकिन उन्हें अकामे पर नाअहल किया गया। वो लोग हैं जिनकी बात पिछले 2.5-3 साल से ये वो घिसी पिटी बातें हैं जिसको कानून ने भी रद्द किया है, और उसके ऊपर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले अच्छी तरह याद हैं जिस पे नवाज शरीफ साहब को बेल मिली थी, और उसमें तमाम तफसील दर्ज है कि ये किस किस्म की गुफ्तगू है। और जो संदूक सबूतों के आए थे सुप्रीम कोर्ट, वो आपको भी याद होंगे, और उसके बाद अकामा का इल्ज़ाम लगाकर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। ये ब्रॉडशीट केस है क्या? नैब को जुर्माना क्यों अदा करना पड़ा? सारी की सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो समेत कमोबेश 200 पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों का सुराग लगाने के लिए ब्रॉडशीट नामी कंपनी की खिदमात हासिल की गईं। नैब ने ब्रॉडशीट के साथ सन 2000 में मुआहदा किया, जो 2003 में यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया गया, जिस पर फर्म ने हर्जाने का दावा दायर किया। 2 साल कबल 27 दिसंबर को लंदन की बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत ने ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान के खिलाफ 2 करोड़ 87 लाख डॉलर जुर्माने का फैसला सुनाया। 1 जनवरी 2021 को मीडिया पर यह खबर शाया हुई कि नैब ने ब्रॉडशीट फर्म को 4 अरब 58 करोड़ रुपए अदा कर दिए हैं।
नून लीग ने बरतानवी अदालत के फैसले पर खुशियां मनाई। मरियम नवाज ने इस खबर को अपने वालिद नवाज शरीफ की जीत करार दिया। अपनी ट्वीट में लिखा, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की ईमानदारी की गवाही कुदरत दे रही है। उधर मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने ट्वीट के जवाब में लिखा कि बरतानवी अदालत ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को शरीफ खानदान की मिल्कियत करार दिया है, इसलिए मरियम नवाज इसकी मनी ट्रेल फराहम करें। उधर कौमी एहतिसाब ब्यूरो का मौक़िफ़ है कि नैब की मौजूदा इंतज़ामिया का इस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुआहदा माजी में हुआ और माजी में ही ख़त्म किया गया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, क्या मरियम नवाज की तरजीहात तब्दील हो गई? पीडीएम का कल मालाकंड में जलसा, लेकिन मरियम नवाज शिरकत नहीं करेंगी। नून लीग की नायब सदर लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इजलास में शरीक होंगी। जगह अपने कायदीन का इस्तकबाल करेंगे, दरवाजे भी बनेंगे, उन पे गुलपाशियाँ भी होगी। खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ धुनें बज रही होंगी, जहाँ गलियां सजी होंगी, बरसेंगे फूल मगर मरियम को जाना नहीं कबूल। क्यों? अपने कायदीन को एक रैली की शक्ल में बटखेला जफर पार्क पहुंचाएंगे। पीडीएम के मालाकंड जलसे में कल बिलावल समेत सभी कायदीन होंगे। बिलावल 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 और बिलावल बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है, मगर मुंह बोले भाई की मुंह बोली बहन न होंगी। क्यों? जब मालाकंड में पिंडाल सजा होगा तब मरियम नवाज लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास कर रही होंगी। मरियम नवाज का माना करना जाने का फैसला जो है वो भी एक दुरुस्त फैसला है, क्योंकि देखिए उनके जलसे तो लाहौर और गुजरांवाला में कामयाब नहीं हो पा रहे, मालाकंड में जाके वो क्या करेंगी? क्या ये नारा पसे पुष्ट चला गया? क्या अब वोट लेना ज्यादा अहम हो गया? वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा पीडीएम का किस्सा तमाम हुआ, पहले ही कह दिया था ये इस्तीफे देंगे, ना ही इंतखाबात का बॉयकॉट करेंगे। भारत एजेंटों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। देखिए इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी है, अगर इनमें हिम्मत है तो ये आए पिंडी की तरफ। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को खुला चैलेंज। फ्रीडम हाउस फतेह जंग में तकरीब से दबंग खिताब, नाश्ते से पहले पीडीएम को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग को मौजूदा हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा दिया। नून लीग को इस मुकाम पर पहुंचाने में मरियम साहबा का बहुत बड़ा दखल है। अगर वो सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो शायद ये हालात ना होते। पिंडी बॉय ने अपोजिशन पर मच धरने से सियासी फवायद उठाने का भी इल्जाम धर दिया। पाक आर्मी को दुनिया की अजीम फौज करार देते हुए कहा पूरी कौम मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहता है। हजारा कबीला ने दूरअंदेशी का सबूत दिया। शेख रशीद अहमद ने कहा वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की सियासत और मईशत को ठीक कर रहे हैं, वही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने बड़ा बयान दे दिया। कहते हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज फैसला कुन शक्ल इख्तियार कर सकता है। सहाफ़ी के सवाल पर बोले अगर शुरा ने डी चौक या कहीं और जाने का मुतालबा कर दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करना है, ये इम्कानात तो मौजूद रहते हैं। अगर हमने कोई बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ किया और हमने कारकुनों को कहा कि भाई अब चले जाओ, वो अगर डी चौक शुरू कर दें या आर्मी हाउस कहना शुरू कर दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बताओ। फॉरेन फंडिंग केस ताखीर का शिकार क्यों? मुस्लिम लीग नून ने फिर सवाल उठाया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर तारीखी एहतजाज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफे जमा हो चुके, 31 तारीख को इमरान खान के इस्तीफे की बारी है। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम का एक एहतजाजी मुजाहरा है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 19 से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशराइज कर रही है सिर्फ इस वजह से कि जो इस वक्त मुल्क पर सिलेक्टेड मुसल्लत है वो इसमें मुजरिम है। नैब जो
है जो 3 साल से सिर्फ फेसेस देखती है, केसेस नहीं देखती। तो जो चन्योट और का केस है वो 2008 में शहबाज शरीफ ने नोटिस लेकर कैंसिल किया था और उस वक्त नैब ने कहा था कोई इसमें खुर्द नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। आज रेफरेंस दायर कर रही है नैब, शर्म आनी चाहिए। ये पूरा नैब न्याजी गठजोड़ जो सिर्फ पहले मुल्क के अंदर एम्बैरेसमेंट था, अब इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया है। वो लोग एनआरओ मांग रहे हैं जिनकी चोरियां हर रोज पकड़ी जा रही हैं और एनआरओ की औकात जिसकी देने की नहीं है वो एनआरओ देने की बात करते हुए उसको शर्म आनी चाहिए। तमाम पार्टीज के तमाम अरकान असेंबली पंजाब और प्रोविंशियल असेंबलीज के इस्तीफे जमा हो चुके हैं और नेशनल असेंबली के 31 जनवरी जो है वो वजीर आजम के इस्तीफे देने की डेडलाइन है। खराबी क्यों हुई? सवाल बहुत अच्छा है, बताएंगे आपको कुछ देर बाद। फोन की चार्जिंग खत्म, यूपीएस बंद, जनरेटर भी चल कर बेहाल हो गए, लेकिन बिजली पूरी तरह बहाल ना हो सकी। 21 घंटे गुजर गए, कई इलाके अभी तक अंधेरे में हैं। बहरान क्यों पैदा हुआ? वफाकी वजीर जवाब तलाश ना कर सके, लेकिन शिबली फराज ने उन्हें शाबाश दे दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। बिजली के मुल्क की ब्रेकडाउन के असरात दूसरे रोज भी जारी। 20 घंटे गुजरने के बावजूद पूरे मुल्क में तरसीली निजाम मुकम्मल बहाल न हो सका। वजारत और बिजली कंपनियों की सरतोड़ कोशिशें जारी। मुल्क का 80% हिस्सा रोशन हो गया। 9 जनवरी की रात 11:41 गुद्दू प्लांट में हुई फनी खराबी और पलक झपकते ही पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। बहरान क्यों पैदा हुआ? फॉल्ट कहां पर आया? अभी तक हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर तवानाई उमर अयूब भी जवाब देने से कासिर रहे। 1 सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है। रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध थी, तो वहाँ पे वो 500 केवी की लाइंस में कोई नजर अभी तक नहीं आया। अवामी मुश्किलात के पेश नजर बिजली की तकसीमकार कंपनियों की दौड़ें लगी हुई हैं। इस्लामाबाद, क्वेटा और गुजरांवाला रीजन्स में बिजली की मुकम्मल बहाली का दावा। लाहौर रीजन में 90%, फैसलाबाद 80%, कराची, सकर, हैदराबाद रीजन्स में 60 तक फीडर्स बहाल। वफाकी वजीर इत्तलात ने मुल्क भर में बिजली की मरहलावार बहाली पर वजीर तवानाई उमर अयूब को अपने ट्विटर पैगाम में शाबाश भी दे दी है। जिन्होंने गफलत बरती वो सजा के मुस्तहिक हैं। मुल्क भर में बिजली के ब्रेकडाउन पर सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी के 7 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। मुलाजमीन को फराइज से गफलत पर मुअत्तल किया गया है। एहलकारों में एडिशनल प्लांट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर और फोरमैन शामिल हैं। इनके अलावा 2 अटेंडेंट और 2 ऑपरेटर्स को भी मुअत्तल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स को फरसूदा करार दे दिया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, माजी की हुकूमतों ने बिजली की पैदावार पर तो तवज्जो दी, लेकिन इसकी तरसील और डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई काम ही नहीं किया। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए जो तरसील है वो उसके मुताबिक नहीं रख। हमारा जो सिस्टम है 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। हमें कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी पड़ती हैं, वो बिजली जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसकी वजह से टेक्निकल मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुकूमत प्राइवेट चैनल्स की तरह नहीं होती है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे। हमारा काम है मुसद्दिका इतला देना, जो कि मेरा ख्याल है कि हमने 45 मिनट में दे दी थी। सवाल हुआ इंक्वायरी का, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो कि लाइन मिनिस्ट्री है तो वो उसको करेगी। हमें पता था कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, बिकॉज खास तौर पे सर्दियों में इस किस्म की फॉग की वजह से इस चीज़ का खदशा हो सकता है। बुनियादी तौर पर हमें पता था कि क्या हुआ क्या। मुल्क है, मोबाइल फोन नहीं कि रिबूट कर लिया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं ने बिजली ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली। एहसन इकबाल ने तो बिजली जाने पर भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया। नासिर हुसैन शाह को तनकीद पड़ी महंगी। ऐसा सवाल हुआ कि शाह साहिब से जवाब न बन पाया। नून लीग ने बिजली ब्रेकडाउन को हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। एहसन इकबाल वजीर आजम पर तनकीद करते हुए बोले, मुल्क चलाने के लिए अहलियत की जरूरत होती है जो मौजूदा हुकूमत में नहीं। खुदारा इस मुल्क से मजीद ना खेलें, इस्तीफा दें और घर जाएं। वजीर इत्तलात से नासिर शाह ने भी तनकीद का मौका हाथ से ना जाने दिया। ना अहली है वफाकी हुकूमत की, उनके वुज़रा की, ये भी हमारी नाअहली बताने वाले, नजर सुन लो। मगर तनकीद उल्टा नासिर शाह के गले पड़ गई।
2012 में भी पूरे मुल्क में बिजली बंद हो गई थी। उस वक्त वजीर आजम भी आपके थे, सदर भी आपके थे, वफाकी वजीर तवानाई भी आपके थे, वो भी नाअहल थे। कोई इस तरह की कोताही हुई होगी तो जाहिर है किसी न किसी की तो नाअहली हुई है उसमें। 2012 में इस तरह का बड़ा जो है वो नहीं हुआ था शटडाउन। नासिर शाह ने कोताही का इकरार तो किया, मगर 2012 में बिजली बहरान के जिम्मेदार का नाम फिर भी ना बताया। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ मालूम नहीं। सवाल बहुत अच्छा है, अभी नहीं बता सकता। बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अयूब से जब भी सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब टाल दिया। शुरू जी, वजूहात क्या है? वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है। वजूहात में जा नहीं सकता। मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि ये फॉल्ट आया कहां पे, बज़ाहिरन अभी तक नजर नहीं आया। वजूहात में जा नहीं सकता। बहुत अच्छा सवाल। ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट, अभी तक नजर नहीं आई। होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल। ये कहां पे? वजूहात में जा नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है कि ये फॉल्ट आया कहां पे, बज़ाहिरन अभी तक नजर नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, मुल्क में बिजली की चार्जिंग क्या खत्म हुई? सोशल मीडिया सारिफीन का शरारती मोड जाग गया। 9 जनवरी की रात 11:41 से 12:30 बजे तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा, लेकिन हुकूमत ने कुछ ना कहा, और जब कहा तो क्या कहा, आइए देखते हैं। 11:40 पर जब घड़ी की सुई पहुंची, मुल्क भर में बिजली का फ्यूज उड़ गया और हर जानिब सोशल मीडिया सार्फिन का स्विच जैसे ऑन हो गया। बड़ा ब्रेकडाउन और बड़ी अफवाहें, अजीबोगरीब बातें हो रही थी। कोई दुश्मन का हमला करवा रहा था और कोई कह रहा था हुकूमत खत्म। 5 घंटे तक बेयकीनी रही। हुकूमत कहाँ थी? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा था? उमर अयूब ने बता दिया। किसी पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है, आप सबसे पहले उसको इमरजेंसी रूम में जाते हैं, उसको स्टेबल करते हैं। बाकी लोगों के साथ बातचीत करना वो नहीं होता। एक्सीडेंट में जो लोग होते हैं वो सारी तवज्जो वहां पे होती है। इत्तलात के वज़ीर शिबली फराज कहाँ थे? क्यों ना बोले? उनसे भी सवाल हुआ। बजाय इसके कि कभी एक खबर जा रही हो कभी दूसरी हो, उससे मजीद कंफ्यूजन फैलती है। तो इसलिए हुकूमत कमर्शियल टीवी प्राइवेट चैनल्स की तरह नहीं होती है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे। हमारा काम है मुसद्दिका इत्ला देना, जो कि मेरा ख्याल है कि हमने 45 मिनट में दे दी थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर चुटकुले छोड़ने की रेत लगी रही। लोग बैटरी बचाने के बजाय मजाक में फूकने लगे। किसी ने हाई टेंशन टावर्स का रक्त शेयर किया तो किसी ने वजीरों की तस्वीरें, जिसकी बैटरी ने जितना साथ दिया सोशल मीडिया पर लगा रहा। टैक्स वसूली में इजाफे का रुझान बरकरार। 6 माह में रिकॉर्ड 2205 अरब रुपए जमा हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टैक्स दहंदगान को खिराज तहसीन पेश किया। बोले टैक्स देने वालों की पजीराई के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि टैक्स निज़ाम में अहम इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। वसूली के निज़ाम को खुदकार बनाया जा रहा है और टैक्स दहंदगान को मराहत और सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा, मुआविन खुसूसी रेवेन्यू, चेयरमैन FBR और निज़ाम में इस्लाहात लाने वाले हुक्काम को भी सराहा। एक अहम खबर, आसिफ अली जरदारी की तबीयत फिर से नासाज हुई। साबिक सदर को दिल की तकलीफ हुई है। इसी शिकायत पर डॉक्टर्स की एक टीम बिलावल हाउस पहुंची है। आसिफ अली जरदारी की तबीयत एक बार फिर नाराज़। ऐसी खबरें आ रही हैं कि साबिक सदर को दिल की तकलीफ हुई है। इसी के ऊपर डॉक्टर्स की टीम बिलावल हाउस पहुंच गई है। और अभी आपको बताएं कि वफाक का कराची वालों के लिए तोहफा। आग बुझाने के लिए 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स की नुमाइश कर दी गई, लेकिन गाड़ियां वज़ीर आज़म इमरान खान मुतालिका इदारों के हवाले करेंगे। गवर्नर सिंध ने अधूरी खुशखबरी सुना दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। कराची में आग लगने के पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं। इसके बावजूद चीन से मंगवाए गए 50 फायर टेंडर और 2 बाउजर्स कई रोज से बंदरगाह पर ही खड़े हैं। गवर्नर सिंध और विफाकी वुज़रा लाओ लश्कर के साथ फोटो सेशन के लिए KPT पहुंचे और कराची वालों को अधूरी खुशखबरी सुनाई। अब जब यहाँ से कस्टम से क्लियरेंस इनकी हो जाएगी तो हमारी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद कराची आकर ये तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले करेंगे। फायर डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार होगा, KMC
इसकी मालकी करेगी। इस मौके पर वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत से जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा भी किया। मैंने ख़त भी लिखा है मुराद अली शाह साहब को। ये जिना ब्रिज जो आप पीछे देख रहे हैं, ये KPT ने बनाया था 25, 26, 27 साल पहले। तो मैंने आपको ख़त लिखा है कि ये ब्रिज पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहा है। खुदा ना खासा यहाँ कोई हादसा होता है, बंद होता है, पूरा पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हो जाएगा KPT से। एक पोर्ट आपका चला जाएगा, फिर सिर्फ कासिम रह जाएगा। विफाक और सिंध की रस्साकशी अपनी जगह, लेकिन कराची में अक्सर आग लगने से भारी जानी और माली नुकसान होता है। ऐसे में आग बुझाने वाली ये नई गाड़ियाँ किसी नेमत से कम नहीं। ग्रीन लाइन अगस्त से फाल हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुनाई। बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज भी किया। बोले 50 साल से सिंध पर हुक्मरानी करने वाले कराची को मजीद बनाने के लिए मजीद वक्त मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान से 2 हफ्ते बाद पूछा जा रहा था कि वो क्या तब्दीली लाए। वो कहते हैं कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। हमने कराची को आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को तामीर करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची को आहिस्ता आहिस्ता बनाने का अज़्म। वफाकी वजीर असद उमर ने बिलावल को याद दिला दिया कि 50 साल से तो सिंध पर पीपल्स पार्टी हुक्मरान है और कितना वक्त चाहिए। 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज 49 साल के बाद उन्होंने बोला कि अभी हमें टाइम चाहिए काम करने के लिए। कराची पोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाक अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। कराची में कई सालों से नहीं, कई दिहाइयों से कराची को अपना हक नहीं मिला है, इसलिए लोगों के दिमाग में शुकूक व शुबात होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो एक एक करके पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। खुशखबरी सुनाई कि जुलाई अगस्त में ग्रीन लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी, जबकि बरसों से तात्तुल का शिकार K4 मंसूबा भी वफाक मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान में कारोबार करना मजीद आसान हो गया। वर्ल्ड बैंक ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मुसलसल दूसरे साल पाकिस्तान की पोजीशन 28 पॉइंट्स बेहतर हुई है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्लाहात करने वाले 10 ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में कारोबार करना मजीद आसान हो गया। वर्ल्ड बैंक बिजनेस इंडेक्स में मुसलसल दूसरे साल पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन में 28 पॉइंट्स बेहतरी आई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान 136 से 108 पॉइंट्स पर आ गया है, जो बेमिसाल कारकर्दगी जाहिर करता है। 6 इस्लाहात में सबसे ज्यादा 58 पॉइंट्स की बेहतरी स्टार्टिंग ए बिजनेस इंडिकेटर में आई है। इस हवाले से पाकिस्तान 130 से 72 पॉइंट्स पर आ गया और जनूबी एशिया में दूसरे नंबर पर पोजीशन मुस्तहकम कर ली। ये बेहतरी ई सर्विसेज और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और EOBI में वफाकी सतह पर कामयाब इश्तराक से आई है। इस तरह पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्लाहात करने वाले 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। भारत बाज ना आया। एक बार फिर LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। भारतीय फोर्सेज ने शहरी आबादी को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने समानी और खंजर सेक्टर्स पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की, जिससे एक ही खानदान के 2 बुजुर्ग अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 1 जनवरी से अब तक भारतीय फौज ने 38 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की। समा फैमिली, सैफुर रहमान और इमरान शेख, इनकी शहादत को 8 बरस बीते। इस वाक़े की यादें आज भी हमारे जहन में नक्श हैं। बलूचिस्तान के शहीद सहाफ़ियों के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़र हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। साने 10 जनवरी 2013 को 8 साल मुकम्मल हो गए। इस रोज़ कोयटा के अलमदार रोड पर 2 खुदकश धमाके हुए। इन धमाकों में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में समा के रिपोर्टर सैफुर रहमान और कैमरामैन इमरान शेख ने शहादत का दर्जा हासिल किया। इंजीनियर जमील अहमद ज़ख्मी हुए। जमील अहमद का कहना है कि वाक़े के होलनाक मनाजिर आज भी इनके जहन में नक्श हैं। सैफुर रहमान और इमरान शेख दोनों उस पे गर्ज से पहले जल्दी उतरे कि उन्होंने कुछ शॉट्स और कुछ कवरेज कर लें ताकि बर वक्त हम अपना ख़बर चला सकें। इसी असना में ये धमाका हुआ और कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। बलूचिस्तान में अब तक 40 से ज़ायद सहाफ़ी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान बम धमाकों और टारगेट किलिंग का निशाना बन चुके, लेकिन ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।
सियालकोट पुलिस ने कश्मीर रोड पर घर पर छापा मारा। 14 साल की मुलाजमा बाजियाब करा ली। लड़की के हाथ, पांव और चेहरे पर जख्म के निशान है। पुलिस का कहना है लड़की के वालिद ने मालिक से रकम उधार ली थी। मालिक मकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने तशद्दुद से इनकार कर दिया। आज छुट्टी थी लेकिन कोरोना की नहीं। हुकूमती अरकान और ऑपोजिशन वाले SOPs पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। हुकूमती नुमाइंदे हो या ओपोजिशन वाले, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है कह कह कर लगता है इतने एक्सपर्ट हो गए कि बचाव के लिए मास्क ढाल की जरूरत ही नहीं। आज छुट्टी का दिन था मगर कोरोना की छुट्टी नहीं थी। जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मास्क न लगाया। कराची में गवर्नर सिंध अली जैदी के पीछे खड़े खांसते रहे। बर्दाश्त ना हुआ तो भीड़ से दूर हो गए मगर मास्क नहीं था। अब देखिए यहाँ सब मास्क वाले थे मगर इनके दरमियान अचानक एक शख्स बगैर मास्क के जुबान निकालता हुआ नमूदार हुआ। लोगों ने इशारा भी किया, भाई साहब मास्क। अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे। खांसने वाले भी मगर मास्क ना था। शिबली फराज और उमर अयूब के दरमियान भी फासला था ना मास्क। इसी तरह फिरदौस आशिकावान और मरियम औरंगजेब भी फासले मिटाकर बगैर मास्क से भरे मजमे में थीं। हालांकि आज भी मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2900 थी। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अर्सनल में किरदार अदा करने वाले जलाल अली भी गुनगुना उठे। समा के नुमाइंदे रिहान अहमद के साथ उनकी गपशप आपको दिखाते हैं। गुड आफ्टरनून सर, अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। To have you with us. अल्लाह आप पर करम करे। नेक ख्यालात का शुक्रिया। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। Thanks for everything. We are so excited too. Have you tried the पाकिस्तानी खाने का मौका मिला? कौन सी डिश बहुत पसंद आई? The most. birçok şey var. कई पाकिस्तानी खाने खाए हैं मगर जो चीज़ सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी पाकिस्तानियों की मेजबानी। İnsanların samimi tarafı. पाकिस्तान में अपने मद्दाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? Civa civa Pakistan, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, Türkiye, Pakistan. मैं चाहता हूँ मेरे फैंस तुर्की का दौरा करें। Türkiye'ye bekliyoruz Pakistanlı kardeşlerimizi. Eyvallah. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपके प्यार और वक्त के लिए। Thank you so much. Eyvallah. Bak. 1, 2, 3. Yes. Çocuk iş açsana. Eyvallah. Eyvallah. हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।